चल चलो चलो ठीक है। आज पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। पुराना कुछ याद है कि भूल जा रहे हो? पुरानी चीज़ें याद है कि भूल जा रहे हो? याद है? 13 तारीख को टेस्ट है, ये याद है कि नहीं? हाँ, 13 को टेस्ट है, ये याद है कि नहीं? चल चलो पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ठीक है। चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रेगुलेशन होता है वो क्या होता है आपका? हार्मोनल रेगुलेशन होता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? हार्मोन से रेगुलेट करते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बात की जाए तो दो तरीके की साइकिल हमें देखने को मिलती हैं, एक ओवरी में यानी कि ओवेरियन साइकिल, और एक आपका यूट्रस में यानी कि यूट्राइन साइकिल। तो ओवरी के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आपका किसके अंदर? यूट्रस के अंदर भी क्या होते हैं? चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल की बात की जाए यानी कि फीमेल जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। तो चलो लिखना शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो पहला पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या है कि इट इज़ हार्मोनल रेगुलेशन। इट इज हार्मोनल या इट्स रेगुलेशन इज हार्मोनल। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन क्या होता है? हार्मोनल होता है। क्या होते हैं? हार्मोनल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्या होता है? हार्मोनल्स होते हैं। और अगर बात किया जाए जो प्राइमेट्स होते हैं यानी कि ह्यूमंस, और क्या हो गए आपके? मंकी वगैरह हो गए, एप्स वगैरह हो गए, उनमें जो साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और नॉन प्राइमेट्स जैसे आपका डॉग हुआ, कैट हुआ, बेफेलो हुआ, काऊ हुआ, रैट हुआ, इन सभी में जो आपके साइकिल देखने को मिलती है या जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेस साइकिल। तो यानी कि इन प्राइमेट्स क्या होता है? इन प्राइमेट्स cyclical changes during each month is called menstrual cycle। यानी कि इन प्राइमेट्स के अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रत्येक मंथ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और प्राइमेट्स में क्या क्या आते हैं आपके? प्राइमेट्स में आ जाएंगे क्या? मंकी आ जाएगा, एप्स आ जाएगा, और क्या आ जाएंगे? ह्यूमंस। प्राइमेट्स आपका लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? प्राइमेट्स में। क्या आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं। और इनमें जो साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और आपके नॉन प्राइमेट्स
यानी कि आपके नॉन प्राइमेट्स लाइक आपके कैट हो गया, डॉग्स हो गया, रैट हो गया, काऊ हो गया, बेफेलो हो गया, इनमें जो साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, समझ में आया कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये एक मंथ का नहीं हो सकता, अलग अलग डे के होते हैं, टाइम के होते हैं, इसलिए हमने हाँ इसलिए हम पर मंथ साइक्लिकल चेंज इसमें नहीं लिखाएंगे। हम बोलेंगे क्या कि इन नॉन प्राइमेट्स, इन नॉन प्राइमेट्स कोष्टक में लाइक काऊ, कैट, रैट, डॉग एट्सेट्रा, ठीक है। इन नॉन प्राइमेट्स लाइक काऊ, कैट्स, रैट एंड डॉग्स साइक्लिकल चेंज is called estrus साइकिल। क्या बोलते हैं हम लोग? estrus साइकिल। क्या बोलते हैं? estrus साइकिल, ठीक है। तो प्राइमेट्स वगैरह में यानी कि ह्यूमंस बीइंग्स में जो साइकिल देखने को मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल। और नॉन प्राइमेट्स में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ठीक है, समझ में? तो अगर बात की जाए किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की। किसकी बात की जाए? मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगला पॉइंट जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो तरीके के साइकिल्स को हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक यूट्रस के अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं यानी कि यूट्राइन साइकिल के बारे में, और जो ओवरी के अंदर साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं यानी कि ओवेरियन साइकिल। तो हम कितने प्रकार के साइकिल्स को स्टडी करते हैं या देखते हैं? पहला क्या है? यूट्राइन साइकिल। इसमें क्या होता है? यूटेराइन साइकिल। और आपका क्या होता है? ओवेरियन साइकिल, ठीक है, ओवेरियन साइकिल। अगर मैं बात करूं यूट्राइन साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? देखो हार्मोनल रेगुलेशन इसका भी है, हार्मोनल रेगुलेशन इसका भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूट्राइन साइकिल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो ओवरी का हार्मोन। कौन सा? ओवरी। इट इज regulated by ovarian हार्मोन। यानी कि यूट्रस के अंदर जो साइक्लिकल चेंज आपको देखने को मिलते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओवरी के अंदर जो हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके यूट्राइन साइकिल के लिए। और अगर मैं बात करूं ओवेरियन साइकिल के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है आपका? पिट्यूटरी हार्मोन, और क्या बोल सकते हो? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। समझ में आएगी नहीं? कौन सा? पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो फॉर इट इज रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन भैया? पिट्यूटरी हार्मोन। ऊपर का लिख चुके हो कि नहीं? बोलो, लिख चुके हो? चल, फिर उसके बाद डायग्राम बनाते हैं, फिगर आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। ओवरी में कौन सी साइकिल देखने को मिलती है, यूट्रस के अंदर कौन सी साइकिल देखने को मिलती है, समझ में आया कि नहीं?
क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो बच्चे, क्या हुआ? हो गया? चलें? चल। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम देख रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, ये क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हैं उसको देखने को मिल रहा है। ये क्या है आपका, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस है उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है हम लोग। चलो, इसका कह दोनों का एनसीईआरटी में क्या कहता है आपका, ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक, अब सही है, ठीक है, अब सही। चल, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या था, आपका प्राइमोर्डियल क्या था आपका, प्राइमोर्डियल फॉलिकल था। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बनेगा आपका, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बनता है आपका, प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है। ये क्या है आपका, ग्रेनुलोसा सेल है। क्या बनता है आपका, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल ही है। और थीका सेल का भी क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। थीका एक्सटर्ना और क्या होती है आपकी, थीका इंटरना सेल होती है। और क्या होता है आपका, टर्सरी फॉलिकल भी बनता है। आपका क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल्स भी बनता है। थोड़ा सा बड़ा तुम लोग अच्छे से बना लेना अपना, ठीक है। ये क्या है आपका, कैविटी है। ये क्या है आपकी, कैविटी। कैविटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ये क्या है आपका, टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल से क्या बनेगा आपका, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। और इसके ऊपर एक लेयर और आ जाती है आपका, जिसको बोलते हैं जोना पेलिसुडा। ये कैविटी रहती है जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं, ठीक। ठीक है, आपका क्या है, आपका टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल में क्या होगा, इसमें ओवल्यूशन होगा। क्या होगा, इसको किसके इन्फ्लुएंस में, ओवल्यूशन। तो आपका क्या आ जाता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। और क्या बचता है आपका, यहाँ पे क्या बचता है आपका, कार्पस ल्यूटियम। क्या बनता है आपका, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। एक चीज़ और नहीं देखा है आपको, ये ओवेरियन साइकिल है। ये क्या है, ओवेरियन साइकिल है। इसी में क्या होता है आपका, क्या होता है, और आपका क्या होता है, ओवेरियन यूट्राइन साइकिल भी होता है। क्या होता है, यूट्राइन। ये यूट्राइन साइकिल है और ये क्या है आपका, ओवेरियन साइकिल। लेकिन ओवेरियन साइकिल के जो हार्मोन होते हैं उनका हमने ग्राफ जो होता है वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो ओवेरियन साइकिल के ग्राफ को हम नीचे रिप्रेजेंट कर दें, बोलो नीचे, ठीक है। या तो नीचे रिप्रेजेंट, नहीं तो हम आगे बता देते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, ये डेवलपिंग जो आपका फॉलिकल्स है, क्या है आपका, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है, डेवलपिंग फॉलिकल क्या करता है आपका, रिलीज करता है एस्ट्रोजन और इनहिबिन। कोई कोई कहता है केवल एस्ट्रोजन, इनहिबिन भी होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन और इनहिबिन को। तो आपका अगर बात की जाए तो ग्रेजुअली क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। कहाँ तक, अप टू आपका ओवल्यूशन।
अप टू ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज तक। उसके बाद क्या होता है आपका एस्ट्रोजन का लेवल उसके बाद भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, लेकिन डोमिनेट करता है कौन सा, आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, और ये कार्पस ल्यूटियम आगे क्या बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन। ये क्या रिलीज करेगी आपकी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन। पी से आप समझते हैं, ई से समझते हैं, और आर से भी आप समझ सकते हैं क्या है आपका। ठीक है, तो चलो तो इधर बना देते हैं। देखो पहले क्या रहेगा, इधर देखो, नीचे देख लो, ये आपका क्या है, एस्ट्रोजन है, और ये क्या है आपका प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन है और आपका क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। देखो एस्ट्रोजन धीरे धीरे क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, आपका ये प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, फिर ऐसे अचानक से क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है आपका, अब फॉर्म हो गया है ओवुलेशन के बाद। अब कौन सा हार्मोन का पीक बढ़ जाता है, ओवुलेटरी फेज में या ल्यूटियल फेज में। ये क्या है, ये ओवुलेटरी फेज है। ओवुलेटरी के बाद कौन सा आता है, ल्यूटियल फेज में। यानी कि ल्यूटियल फेज आते आते आपका प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, पीक पे आ जाता है। और पीक पे दोनों होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, लेकिन क्या होता है, किसका पीक ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन का पीक ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो अभी तक क्या था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या था अभी तक, डाउन था, फिर अचानक से क्या होता है, बढ़ जाता है, और किसको सरपास कर देता है, एस्ट्रोजन के पीक। ठीक, ये डायग्राम बना लो, उसके बाद आपको चीज़ें बताते हैं क्या है एक्चुअल में। देखो ये क्या है आपका, ब्लीडिंग फेज है, आपका क्या है, ब्लीडिंग फेज है, जो कि 1 से लेकर क्या होता है 1 to 5 डेज का होता है, या 3 to 5 डेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 to 5 डेज। कितने का होता है, 3 से लेके 5 दिन तक का होता है कि आपका ब्लीडिंग फेज। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, ब्लीडिंग फेज से ही स्टार्ट होती है। समझ में आया कि नहीं, ब्लीडिंग फेज से ही क्या होता है आपका, स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये किसके अंदर देख रहे हो, यूट्रस के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और ये कौन सा हार्मोन है आपका, ओवेरियन हार्मोन है। क्या है आपका, ओवेरियन हार्मोन। और ये कौन सा हार्मोन है आपका, पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, पिट्यूटरी के हार्मोन्स। ठीक है, देखो इनिशियली देखो तो एफएसएस का लेवल क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। क्या करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। एक्चुअल में अगर बात की जाए तो दोनों का लेवल, एफएसएस और एलएच दोनों का लेवल क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। और अचानक से मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड तक आते आते एलएच का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। एनसीईआरटी में केवल दिया है क्या, एलएच का। एक्चुअल में एलएच और एफएस का दोनों का सर्च हो जाता है, वो दिया है एलएच सर्च केवल, लेकिन होता क्या है, एफएसएस सर्च भी होता है, लेकिन एलएच सर्च क्या होता है, सरपास कर जाता है एफएसएस सर्च को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट क्या है, एलएच सर्च। तो बोलते हैं हम लोग क्या, एलएच सर्च होता है। क्या होता है, एलएच सर्च। तो और ये क्या होता है, लगभग मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है, अगर आइडियल आप मेंस्ट्रुअल साइकिल मान रहे हो 28 दिन का, तो ये लगभग ओवुलेशन किस दिन होगा, 14वें दिन, किसमें, 14th डे पे होगा ओवुलेशन। ठीक है, और उसी टाइम ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज एलएच क्या हो जाता है, सर्च हो जाता है। एलएच का लेवल पीक पे रहता है, एक्चुअल में रहता दोनों का है, एलएच का भी एफएस का से, लेकिन कौन सरपास कर जाता है, एलएच एफएस सर्च को, इसलिए बोल देते हैं हम लोग क्या, इसको एलएच सर्च बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एलएच सर्च। ठीक है, चलो ये डायग्राम सिर्फ तुमको बनवाने के लिए बताए, मतलब बना लो इसलिए यहाँ पे बनाए हैं, और बाकी चीज़ें हम तुमको बता रहे हैं। ये क्या है आपका ब्लीडिंग फेज, ये क्या है आपका फॉलिकुलर फेज, उसके बाद क्या आता है आपका, ये क्या है आपका ओवुलेटरी फेज, इसके बाद क्या आता है आपका ल्यूटियल एंड सेक्रेटरी फेज आता है। क्या होता है, ल्यूटियल फेज किस में चलता है, किस में देखने को मिलता है आपका, ठीक है, समझना कि नहीं। चलो उसको देखते हैं, बना लिए, बना लो, फिर एक एक करके हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। अगर सुनो, अगर आपका क्या हुआ है, ये कार्पस ल्यूटियम
को LH तब तक मेंटेन करता है जब तक आपका इम्प्लांटेशन ना हो जाए। क्या हो जाए? इम्प्लांटेशन। अगर यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा तभी आपका क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा आपका? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या होता है? लगभग 7 से 8 डेज के बाद क्या करता है? यूट्रस के इंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाएगा। और 7 से 8 दिन में अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम इम्प्लांट हो जाता है तो इंडोमेट्रियम क्या करता है? इंडोमेट्रियम के अंदर ब्लास्टोसिस्ट जो लेयर होती है वो क्या करती है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। कौन से हार्मोन्स? HCG हार्मोन्स का। और ये HCG हार्मोन्स अब क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है? मेंटेन करता है। समझ में आई नहीं? अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम आगे चल के क्या हो जाती है? डिजेनरेट हो जाती है। और डिजेनरेटेड कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं हम लोग कार्पस LV कार्पस। ठीक है, कार्पस। चल, और धीरे धीरे क्या होता है? अगर आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो धीरे धीरे आपका इंडोमेट्रियम की भी थिकनेस क्या होती है? कम होने लगती है और अचानक से सपोर्ट हट जाता है इंडोमेट्रियम का यूट्रस से और फिर क्या होगा? नहीं, सेट ऑफ करने लगेगी तो नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज आपका आ जाता है, यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। पूरा आप इसको बनाइए, NCERT से जब आपको पढ़ाने लगेंगे और डिटेल में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक, चलें। अभी नहीं बना पे? NCERT में दिया है यार, खींच लो। NCERT में दिया है, ठीक है, और अच्छे से। चल, चल हम देखते हैं किसको। ये आपका है ओवेरियन साइकिल और ये क्या है आपका? यूट्राइन साइकिल। अगर आप एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड मानते हैं कितने दिन का है? 28 दिन। हम मानते हैं कि आइडियल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है वो कितने दिन का है? 28। वैसे क्या होता है? अगर आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो 28 से 29 दिन का क्या होता है? एक पीरियड होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसी फीमेल का हेल्थ कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है। समझ में आया कि नहीं? उस हिसाब से उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट आगे पीछे हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। समझ में आया कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि आपका सभी में 28 दिन, यानी कि ज़्यादातर फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 से 29 दिन का होता है। इसलिए मान लिया जाता है कि आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? 28 और 29 डेज का होता है। समझ में? हम किसको लेके चल रहे हैं? 28 डेज का। क्या है आपका ये? 28 डेज। ये क्या है? ये फर्स्ट डे और ये क्या है? लास्ट। ठीक है, 28 डेज का है आपका। ठीक, चल, तो ये आपका पहले स्टार्ट होता है किससे? ब्लीडिंग फेज से। क्या होता है आपका? ये क्या है? कौन सा फेज आपका आता है पहले?
मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? ब्लीडिंग फेज से। कहाँ से? ब्लीडिंग फेज। और ये ब्लीडिंग फेज किसके है, किस में देखने को मिलता है? यूट्रस में, एंडोमेट्रियम का जो सपोर्ट हटता है तब। समझ में? यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है आता है आपका फॉलिकुलर फेज देखने को मिलता है। कौन सा फेज? फॉलिकुलर। यूट्रस के अंदर कौन सा फेज देखने को मिलता है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर और सॉरी ओवरी के अंदर। और यहाँ पे कौन सा फेज देखने को मिलता है आपका? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या? प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज? प्रोलिफरेटिव फेज। समझ में आया नहीं? ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, और आपका जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा किसमें? ओवरी के अंदर, तो यूट्रस के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा? फॉलिकल किसका प्रोलिफरेशन होगा? एंडोमेट्रियम का। किसका? एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन। और यही एस्ट्रोजन क्या करेंगे? प्रोलिफरेशन कराएंगे। किसका? एंडोमेट्रियम। किसका प्रोलिफरेशन कराएंगे? एंडोमेट्रियम का क्या कराएंगे? प्रोलिफरेशन कराएंगे। इसके बाद आपका क्या आता है? मिड आपका यानी कि 14वें दिन, जो 14वें डे का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है, वहाँ उस दिन क्या होगा आपका? ओवल्यूशन। क्या होगा? ओवल्यूशन। यानी कि मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? बन जाएगा। मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो दूसरा फेज जो आता है वो क्या है आपका ओवल्यूटरी फेज है। क्या है आपका? ओवल्यूटरी फेज है। क्या है आपका? ओवल्यूटरी फेज। और इस ओवल्यूटरी फेज में क्या होता है? दोनों LH और FSH दोनों हार्मोन्स का क्या होता है? पीक होता है। क्या होता है? दोनों हार्मोन्स का पीक होता है। लेकिन LH हार्मोन्स क्या करता है? FSH हार्मोन के पीक को क्या करता है? सरपास कर जाता है। समझ में आएंगे? जिसको बोलते हैं हम लोग LH सर्च बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा फेज आता है? आपका ल्यूटियल फेज आता है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम आपका बन जाता है। और ये ल्यूटियल फेज आएगा। क्या आएगा आपका? ल्यूटियल फेज। क्या आएगा आपका? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। और बताओ ल्यूटियल फेज में होगा क्या? ल्यूटियल फेज में जो आपकी कार्पस ल्यूटियम होती है वो क्या करेगी? कौन से हार्मोन का रिलीज करेगी? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। लेकिन अगर हमें बात की जाए कि ल्यूटियल फेज में किसका पीक हमें मिलता है? मिलता प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का है, लेकिन सरपास कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। इसका ये क्या होता है? पीक पे होता है अपने। क्या होता है? अगर पूछें कि ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन अपने पीक लेवल पे पाया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन। समझना है कि नहीं? कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन भी अपने पीक पे होता है, लेकिन सबसे पीक किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन। और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी फेज। ये आपका क्या हुआ? आपका आइडियल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग तरीके की जो आपके यूट्रस के अंदर साइकिल चलती हैं और आपके ओवरी के अंदर साइकिल चलती हैं, उनके बारे में आपको पता हुआ। ठीक है। इसके बाद 28 दिन के बाद, यानी कि इसके बाद क्या होता है? डिपेंड करता है आपका कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी? आपकी स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम का जो क्या हुआ है? आपका डेवलपमेंट हुआ है, मोर ग्रैंडुलर एंड मोर वेस्कुलर जो एंडोमेट्रियम हुई है, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। अब हार्मोन्स का लेवल क्या होगा? धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा, एंडोमेट्रियम का सपोर्ट यूट्रस से हट जाएगा और वो क्या होगा?
जब आपका सपोर्ट हटा तो एंडोमेट्रियम सेट ऑफ कर जाएगी, और सेट ऑफ करेगी तो ब्लड वेसल्स रैप्चर होंगे। इसके साथ क्या होगा, आपका जो वेजाइनल के थ्रू क्या होते हैं, लिक्विड मटेरियल बाहर आने लगता है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से क्या आ जाएगा आपका ब्लीडिंग फेज। फिर से क्या आ जाएगा आपका ब्लीडिंग फेज, यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल, यानी कि नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। इसी तरीके से फिर 28 दिन कंप्लीट होते होते अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, तो फिर से क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगी एंडोमेट्रियम, और फिर से नहीं, फिर से अगर नहीं हुआ तो फिर से नेक्स्ट, फिर नहीं हुआ तो फिर से नेक्स्ट, फिर नहीं हुआ तो फिर से नेक्स्ट। इस तरीके से कब तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा, अप टू 50 ईयर। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, मीनोपॉज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग, मीनोपॉज बोल देते हैं। और जो पहली बार प्यूबर्टी के बाद फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। यानी कि किसी भी फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। और जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। क्या बोलते हैं हम, मीनोपॉज। ठीक है, ये चीज़ें समझ में। अब हम एक एक चीज़ करके देखिए, मतलब एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटेल या सेक्रेटरी फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता हो गया यूट्रस के अंदर क्या क्या होता है और ओवरी के अंदर क्या क्या होता है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लिखिए, उसके बाद आप एक एक करके आपको बताया जाता है। लिख लो। सो रहे हो, रिसेट कर रहे हो दिमाग को। लिख लेने के बाद पहला हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग फेज। क्या डालेंगे हेडिंग, पहले ब्लीडिंग फेज। हाँ, ब्लीडिंग फेज। चलें, चलो चलो फिर देखते हैं। अब पहला ब्लीडिंग फेज। देखो ब्लीडिंग फेज में होता क्या है, ब्लीडिंग फेज में कुछ नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल क्या होते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज होने के कारण सपोर्ट जो होता है एंडोमेट्रियम का यूट्रस से वो हट जाता है, तो सेट ऑफ कर जाती है आपके एंडोमेट्रियम। क्या होती है, और ये कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तभी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, लिखना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ due to absence of
ड्यू टू absence ऑफ फर्टिलाइजेशन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा बताओ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कैसे घटा? अरे भैया कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो पाई, जो कि कार्पस ल्यूटियम क्या आपका रिलीज कर रही थी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और आपका एस्ट्रोजन हार्मोन को, और यही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन किसका प्रोलिफरेशन करा रहा था, इंडोमेट्रियम का, और साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन क्या करता था, मेंटेन करता था किसको, इंडोमेट्रियम को। समझ में आई नहीं? ताकि क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ना हो और एंडोमेट्रियम प्रॉपर क्या रही, बनी रही। समझ में नहीं? ठीक है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन gradually decreases and support of gradually decrease and support of endometrium from uterus रिमूव। सपोर्ट जो था एंडोमेट्रियम का कहाँ से, यूट्राइन वॉल से या यूट्रस से, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। अगर आपका हुआ तो क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ हो जाएगी। रिमूव यूट्रस से रिमूव होने का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ हो गया। क्या हो गया, सेट ऑफ एंडोमेट्रियम का क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं कि इसमें आपके ब्लीडिंग फेज में। समझ में आया कि नहीं? फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो पाता, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल इसके कारण घट जाता है ग्रेजुअली। ठीक है, जिसके कारण क्या आता है, इंडोमेट्रियम का सपोर्ट हट जाता है यूट्रस से। समझ में आया कि नहीं? और आपका जो इंडोमेट्रियम का सपोर्ट होता है, तो इंडोमेट्रियम के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपकी रैप्चर होने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है वेजाइनल के थ्रू। ठीक है, लगभग कितने दिन का होता है ब्लीडिंग फेज, 3 to 5 डेज का होता है। लगभग कितना होता है, 3 to 5। तो ब्लीडिंग फेज कितना होता है आपका, लगभग 3 to 5। वो डिपेंड करता है किस तरीके की फीमेल की हेल्थ है, 3 दिन भी हो सकता है और 5 दिन का भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? जिस तरीके से हेल्थ होता है उस तरीके का होता है। ठीक, फिक्स कोई चीज़ है नहीं। समझ में? और एक चीज़ आपसे पूछता है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, क्लॉट क्यों नहीं करता है, थक्का क्यों नहीं बनता है, उसमें एक क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिन नाम का चीज़ पाया जाता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल का ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी लिखना है आपको, लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, लिखना मेंस्ट्रुअल ब्लड do not clot due to presence of fibrinolysin। किसके कारण, फाइब्रिनोलाइसिन के कारण आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल का जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता है। ठीक,
लिख चुके हैं? अगर लिख चुके हैं तो अगला फेज जो कि आपका क्या है, फॉलिकुलर फेज, या तो हम लोग क्या बोलते हैं इसी को, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। समझ में आया? किसके बारे में हम पढ़ेंगे? फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में। ठीक है, देखो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में होता क्या है, समझ में होगा क्या? इसमें जो हार्मोन्स होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स FSH और LH, ठीक है, तो FSH हार्मोन जो होता है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पे वर्क करता है और ये क्या कराता है, फॉलिकल्स का क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है। और साथ ही साथ जो डेवलपिंग फॉलिकल्स के पास ग्रेनुलोसा सेल होती है वो एस्ट्रोजन और इनबिन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है या रिलीज करती है, इनबिन एंड आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स को। तो इसमें से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या कराता है, आपका एंडोमेट्रियम का क्या कराता है, प्रोलिफरेशन कराता है। क्या कराता है? आपका प्रोलिफरेशन कराता है। इतनी सी चीज़ें होती हैं आपके कौन से फेज में, फॉलिकुलर फेज में या प्रोलिफरेटिव फेज में, जो कि आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा। ठीक है, ठीक है, चल लिखो, लिखो फॉलिकुलर फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। चले भैया, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में होगा क्या, FSH वर्क ऑन प्राइमोर्डियल follicle and FSH work on primordial follicle FSH work on primordial follicle and responsible for FSH work on primordial follicle and responsible for development of follicles। ठीक है, क्या लिख रहे हैं यार, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखना, ग्रेनुलोसा सेल ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स ग्रेनुलोसा सेल ऑफ, आपको बता चुके हैं, सारी चीज़ें बता चुके हैं ग्रेनुलोसा सेल क्या है। ठीक है, तबीयत नहीं सही है क्या, ओए ना सही हो जाओ, जाओ आराम करो, जाओ बाद में पढ़ा देंगे, जाओ पूछ लेना बाद में, जाओ। ठीक है, तबीयत ना सही हो चले जाओ, आराम करो, नहीं तो यहीं पे आराम से सुनो बस। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन एंड, देखो इस पे स्टार लगा है, कोई कोई कहता है करता है, कोई कोई, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड
इनहिबिन। समझ में आए? तो आपकी जो डेवलपिंग आपकी क्या होती है, फॉलिकल्स होती है, उनमें जो ग्रेनुलोसा सेल पाई जाती है वो क्या करती है, रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और इनहिबिन को। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर proliferation ऑफ एंडोमेट्रियम में क्या कराएगा, या एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन क्या है, यानी कि एंडोमेट्रियम और ज़्यादा थिकन होगी, और ज़्यादा ग्लैंडुलर होगी, और ज़्यादा क्या होगी, वेस्कुलर होगी। समझ में आया कि नहीं? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा, यानी कि इंडोमेट्रियम और ज़्यादा ग्लैंडुलर हो जाएगी, और ज़्यादा थिकेंड हो जाएगी, और ज़्यादा क्या हो जाएगी, वेस्कुलर हो जाएगी। समझा कि बिकम मोर ग्लैंडुलर, इसका मतलब हुआ कि बिकम मोर ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर फॉर इम्प्लांटेशन। किसके लिए? ज़्यादा पढ़ रहे हो क्या? अगर ज़्यादा पढ़ रहे हो तो बताना, कम तो पढ़ाएंगे नहीं, ज़्यादा ही पढ़ाएंगे। ठीक, हाँ, तुम्हारे कहने से पिछली बार तुम्हारे ही कहने से वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है जो, ठीक है, और एक ही जाइगोट से अगर ट्विंस बनते हैं तो उनको क्या आ जाता है, हाँ वो अलग, हाँ ये वाला क्वेश्चन तुमको नहीं बताए थे। ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं भैया। इतना किस में होता है भाई, ये आपका किस में होता है, ये चीज़ें किस में होती हैं आपकी, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलता है। समझ में आ गई? ठीक है, आपको याद होनी चाहिए किस फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। समझ में? चलो, इसके बाद आपका क्या है, ओव्यूलेटरी फेज है। क्या है आपका ओव्यूलेटरी फेज? चलें? अच्छा बताओ, इनमें से कौन सा फेज ऐसा जो होता है जिसका डेट एकदम फिक्स होता है? हाँ, हाँ, ओव्यूलेशन। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि एक फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है वो 32 दिन का है। कितने दिन का? 32 दिन का। आ आ तो -14 पीछे से कि आगे से? आ, आ पीछे से किया जाता है। समझ में नहीं? समझा नहीं? हाँ, 32 - 14 करोगे तो 18th डे, यानी कि 18वें दिन पे क्या होगा आपका, ओव्यूलेशन होगा। यानी कि आपका ल्यूटियल यानी कि सिक्रेटरी फेज क्या होता है, फिक्स होता है। कितने का होता है? लास्ट 14 डेज का होता है। समझ में आया कि नहीं? लास्ट 14 दिन का होता है। समझ में? अभी बाद में आपको बताएंगे। वही पूछ रहे थे, तुम लोग पुराने हो तो कह रहे हैं कि अगला, चलो सी क्या है आपका, ओव्यूलेटरी फेज। किसके बारे में आप पढ़ेंगे? ओव्यूलेटरी फेज।
सुनो, ओवुलेटरी फेज के बारे में एक खूबसूरत सी बात यह है कि ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, एलएच सर्च भी होता है और एफएसएच सर्च भी होता है। लेकिन एलएच सर्च क्या होता है, सरपास कर जाता है किसको, एफएस सर्च को। समझ आए नहीं, समझ में? हाँ, तो लिखना कि इन, लिखना हियर LH and FS सर्च फाउंड या कर, LH and FS सर्च कर। लेकिन यहाँ पे लिख देना बट LH सर्च ओवर समझ में आएगा नहीं? ये चीज़ें आपको, अगर मैं पूछूं क्या ओवुलेटरी फेज में केवल और केवल LH सर्च होता है, नहीं, ओनली LH सर्च नहीं, LH और FS दोनों होता है। लेकिन क्या होता है, LH सर्च ओवर FS सर्च, ठीक है? अरे ऐसे देखे हो ना, इस तरीके से, ये क्या है और ये देखे हो ना, अरे पढ़े हो, अभी देख के आए यार तुम लोग। अभी देख के नहीं आया हो, अभी ऊपर डायग्राम देख के यही है, समझ में? अच्छा लगने की बात नहीं है, समझ में आने की बात है, ठीक है? ठीक है, समझ में आई नहीं? हाँ, चलो तुम बना लेना ऐसे, ठीक है? समझ आई नहीं? हाँ, तुम बना लेना, और अच्छे बनाना है तो ऐसे बना लेना, ठीक? हाँ, चलिए, और चीज़ इसमें याद रखूँ, ओवल्यूशन ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, LH हार्मोन वर्क ऑन मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte अकर, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, LH हार्मोन वर्क ऑन मैच्योर ग्रेफियन, MGF का मतलब हो गया मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स, वर्क ऑन मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte occurs, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं, अरे ओवुलेटरी फेज है तो क्या होगा, ओवल्यूशन होगा। और ओवल्यूशन किसका होता है, सेकेंडरी oocyte का, कहाँ से, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स से। समझ में आ गई नहीं, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स से। समझ में? और रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्पस ल्यूटियम को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सॉरी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या कहलाता है आपका, कार्पस ल्यूटियम। कभी कभी अगर आपसे पूछे कि कार्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है किस कारण, ल्यूटीन प्रोटीन के कारण। क्या होता है, ड्यू टू ल्यूटीन प्रोटीन। समझ में आएंगे, ल्यूटीन ल्यूटियल प्रोटीन के कारण या ल्यूटीन प्रोटीन के कारण क्या होता है आपका, कार्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है। समझ में? बोलो, चलो चलो
अब क्या बचा आपका, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, क्या बचा आपका, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज आपका बचा हुआ है, बाकी आपका हो गया। ठीक है, चल आपका क्या बचा, डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। हाँ, ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। इट इज फिक्स्ड, क्या होता है, इट इज फिक्स्ड एंड क्या होता है, लास्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल। ये क्या होता है, लास्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहलाता है आपका, ल्यूटियल फेज का लास्ट का जो 14 डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो क्या कहलाता है आपका, ल्यूटियल फेज। और ये क्या होता है, इट इज फिक्स्ड और कांस्टेंट। ये लिस्ट नहीं है, लास्ट है, ठीक है, LAST। हाँ, तुम लोग पता नहीं क्या लिख लोगे। इट इज फिक्स्ड फिक्स्ड और यानी कि क्या होता है, 14 डेज। कितने दिन का होता है, 14। ओवुलेशन के जस्ट बाद, ओवुलेशन के जस्ट बाद कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है आपका, मारेंगे एक हाथ। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन प्रोजेस्टेरॉन करेगा, LH हार्मोन मेंटेन करता है। कौन करता है, LH हार्मोन। और LH हार्मोन क्या करता है, सिक्रेशन कराता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का, रिलैक्सिन का, एस्ट्रोजन का और इनबिन। समझ में आया कि नहीं, समझ में। तो थर्ड पॉइंट क्या है, और ये किस में होता है आपका, ल्यूटियल फेज में होता है। क्या होता है, ल्यूटियल। तो जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन कार्पस ल्यूटियम maintained by LH हार्मोन। LH हार्मोन कौन मेंटेन करेगा, LH हार्मोन मेंटेन करता है। और अगर LH हार्मोन मेंटेन करेगा तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। क्या करेगा, क्या करता है, सिक्रेशन। समझ में आ गया, जिसमें आप पढ़ चुके हो कि क्या करता है,
एंडोमेट्रियम क्या कर देगा है आपका, सॉरी, एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन कराएगा, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एंडोमेट्रियम के थिकनेस को क्या करता है, मेंटेन करता है फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के थिकनेस को प्रॉपर मेंटेन करके बना के रखता है। समझ में आई नहीं? तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन the thickness of endometrium for ठीक है, समझा कि नहीं? फर्टिलाइजेशन होने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का एक और काम होता है, ये क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि प्रेगनेंसी क्या रहे आपकी, बरकरार रहे, बनी रहे। ये किसका काम होता है, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका काम होता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। ठीक, अब चलो कुछ नोट पॉइंट में चीज़ें लिखते हैं। अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम का क्या होगा? कार्पस लूटियम इंतज़ार करता है फर्टिलाइजेशन हो, इम्प्लांटेशन हो, एसएचजी हार्मोन्स रिलीज हो, फिर हमको क्या करे, एसएचजी मेंटेन करे। अगर इंतज़ार उसका सफल रहा तो क्या रहता है, मस्त अपना मेंटेन रहता है कार्पस लूटियम अप टू 12 वीक या लगभग 3 मंथ तक बोलते हैं, मेंटेन रहता है। और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलैक्सेन इनहिबिशन का आपका क्या करेगा, सेक्रेशन कराता रहता है, और ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बना के रखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लेसेंटा का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, कार्पस लूटियम का कोई काम नहीं रहता, प्लेसेंटा आपका ना क्या करता है, टेक ओवर कर लेता है कार्पस लूटियम का जो काम था, और क्या करेगा, वो अपना क्या करेगा, प्रेगनेंसी को आगे मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, लिख चुके हैं? तो चलो नोट पॉइंट में देखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, डीजेनरेट तेज से बोलो यार, क्या बोल रहे हो? किस हार्मोन से टूटता है? किस हार्मोन से टूटता है? हाँ हाँ, अरे यार रुको, तुम क्या पूछ रहे हो अभी? चल, तुम कह रहे हो कि कार्पस ल्यूटियम क्यों डीजनरेट हो जाता है, ये चीज़ पूछ रहे हो? कौन से हार्मोन से डीजनरेट हो जाता है? कौन से हार्मोन से डीजनरेट? ऐसा भाई हमने तो नहीं पढ़ा है, कौन से हार्मोन से डीजनरेट हो, बता दो अगर हो, कौन से हार्मोन से डीजनरेट हो जाता है? इतना डिटेल तो नहीं पढ़े, बता दो। चल, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है एलएच। एलएच का भी लेवल क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। समझ में आ कि नहीं? क्या होता है, एलएच का लेवल भी क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है, जैसे जैसे क्या होती है जैसे जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आगे होकर और बढ़ता रहता है, तो एलएच हार्मोन का लेवल घटने के कारण ये मेंटेन नहीं हो पाता है। समझ में आ कि नहीं? अगर आपका इम्प्लांटेशन हो जाता तो ये एचसीजी के हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेगनेंसी के बाद मेंटेन होता। ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, 7 दिन तक अपना क्या होता है, एलएच अपना काम कर रहा था, जब तक उसका क्या होता है, लेवल मेंटेन रहता है ब्लड में। उसके बाद लेवल उसका भी डाउन होने लगता है, तो क्या करता है, मेंटेन नहीं कर पाता। जब मेंटेन नहीं कर पाएगा कार्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, और क्या होगा। और भाई बाकी तुम क्या पूछना चाहते हो? चल, अगर आपका सुन लो, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्ड, if fertilization
नॉट अकर्ड, देन आपका कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डी जनरेट। और डी जनरेटेड कार्पस ल्यूटियम को बोलते हैं कार्पस एल्बिगेंस बोलते हैं। कोई ज़रूरत है नहीं लिखने के लिए, ठीक है, समझ में आई नहीं। तो क्या होगा, आपका कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डी जनरेट। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट होगी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ, अब ये इंडोमेट्रियम को क्या करेंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। समझ में आई नहीं, इंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इंडोमेट्रियम क्या होगा, इंडोमेट्रियम सेट ऑफ, क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ। और आपका क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट। फिर से हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग फेज, फिर से हम पढ़ेंगे आपका प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, फिर से ओव्यूलेटरी, फिर से सेक्रेटरी एंड ल्यूटियल फेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर प्रेगनेंसी यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से नेक्स्ट साइकिल, ऐसे से फिर से नेक्स्ट साइकिल। और ये कब स्टॉप होगी, जब आपका क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगी, स्टॉप रहेगी टेम्पोरली अप टू क्या होता है, अप टू 9 मंथ, ठीक है। और प्रेगनेंसी के बाद भी, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी क्या होती है, 6 मंथ तक बोला जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। इसको हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। जरूरी नहीं है 6 महीने तक स्टॉप रहे, समझ में आए नहीं, किसी में कम किसी में हो सकता है, ठीक, समझ में आए नहीं। चलो, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी से चेक कर लेंगे चीज़ों को। एनसीईआरटी में दिया है कि आपका फॉलिकुलर फेज में आपका क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। फॉलिकुलर फेज में गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखो तो उसमें एलएच का लेवल ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अप टू ओव्यूलेटरी फेज आते आते क्या होता है, पीक लेवल पे आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलएच सर्च। लेकिन एफएसएस का ग्राफ देखो तो फॉलिकुलर फेज में ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। और ये भी क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज आते आते अचानक से इसका क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम लोग एफएसएस सर्च बोल देते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी में ग्राफ देख पाओ तो फॉलिकुलर फेज में देखो एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और आपका जबकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे ही आपका ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज आता है, अचानक से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में क्या होता है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। समझ में आ गई, ठीक है, ग्राफ देख रहे हैं। और वहाँ पे देखो ल्यूटियल फेज में या सेक्रेटरी फेज में तो देखो एस्ट्रोजन का भी पीक आपको देखने को मिला है और प्रोजेस्टेरॉन का भी पीक देखने को, लेकिन आपका प्रोजेस्टेरॉन का पीक क्या होता है, हायर होता है। और आपका एस्ट्रोजन का पीक क्या होता है, थोड़ा सा कम है। और फिर उसके आगे जाके देखो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों, क्योंकि आपका क्या हुआ, आपका
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और वहाँ पे आप अगर पिट्यूटरी हार्मोन को देख पा रहे हो तो पिट्यूटरी हार्मोन में भी देखो ओव्यूलेटरी फेज जैसे जैसे खत्म होने को आ रहा है, एफएसएच के लेवल में भी और एलएच के लेवल में देखो गिरावट देखने को मिल रही है। समझ में आया कि नहीं? गिरावट देखने को मिल रही है। अब जब तुम पूछ रहे हो ना कार्पस ल्यूटियम क्यों डिजेनरेट होते, इसी कारण क्या होती है, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है। और अगर आपका इम्प्लांटेशन हो गया तो अब कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? अब कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन HCG करेगा। अब हमें LH हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपका कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के बाद HCG के द्वारा मेंटेन रहता है अप टू 12 वीक तक। फिर उसके बाद फीटस में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और ये काम कौन करता है? प्लेसेंटा आगे की ओर प्रोसीड करता है। फिर आपका पूरी तरीके से मैच्योर फीटस होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? डिलीवरी हो जाएगा बेबी का। समझ में आया कि नहीं? बोलो। अगर यहाँ यहीं पे अगर मैं तुमको नोट पॉइंट में लिखाऊं प्रेगनेंसी से पहले यानी कि कार्पस ल्यूटियम को, और ये क्वेश्चन पूछा भी है इनसाइड PYQ का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी से पहले कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? LH हार्मोन्स। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद आपके कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? HCG हार्मोन। कौन करता है? HCG हार्मोन। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय, अब LH हार्मोन मत लगाना, HCG। तो नोट पॉइंट करके लिख लो। ठीक है, लिखो। बिफोर प्रेगनेंसी corpus luteum maintained by LH हार्मोन। इंपॉर्टेंट है भैया, PYQ पूछा भी है इस पे। ठीक है, अगर PYQ पूछा है तो घुमा फिरा के आपसे कुछ चीज़ें, वही चीज़ें पूछेगा लेकिन अलग शब्दों में पूछ सकते। समझ में नहीं? बायो में क्या है यार, बायो में सारे के सारे चीज़ें वही हैं, बस कोई चीज़ बदलने वाला नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की तरह कोई डाटा थोड़ी ना है कि डाटा बदल दो नया सवाल पैदा हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, इसमें शब्दों को घुमाएगा, बस वही चीज़ें रहेंगी। समझ में आएगी नहीं? पूछने का तरीका बदल जाएगा लेकिन आंसर आपका वही रहेगा। आप समझ पाते हैं उस तरीकों को या नहीं, बस इतनी सी बात है। अगर समझ पाते हैं तो आपका आंसर क्या है? सही होगा। अगर नहीं समझ पाते हैं तो कोई ना कोई राम भरोसे हिंदुस्तान ABCD में से एक सही। ठीक है, तुक्का मारते हो तो ये तुक्के पे तो अपना बस चलता नहीं, जैसे देख के लगता है कि अरे आ ही जाएगा ना। तो बिफोर प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय LH हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पूछे आफ्टर इम्प्लांटेशन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, समझ में नहीं? आफ्टर इम्प्लांटेशन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? तो HCG हार्मोन्स। तो लिखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर, जैसा मन करे यार, आफ्टर इम्प्लांटेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय HCG हार्मोन। ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन।
क्या बोलते हैं, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, बोलो ठीक। और इसमें ये भी देखो एनसीईआरटी में दिया है कि ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज गोनाडोट्रोपिन्स लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज, लेकिन भैया उसमें याद रखना गोनाडोट्रोपिन्स लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज, लेकिन कौन सा गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन, LH। हाँ, इसमें एनसीईआरटी में दोनों दिया है, समझ में आएगी नहीं। एनसीईआरटी के अनुसार क्या होगा, LH और FSH दोनों दिया है, लेकिन अगर डायग्राम देखोगे तो क्या आएगा, LH। अरे डायग्राम देखो तो अभी पढ़ाएंगे एनसीईआरटी तो आपको समझ में आ। चल अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी से चीज़ें देखते हैं। ठीक है, चल एससीजी मेंटेन करेगा किसको, कार्पस ल्यूटियम को, और कब तक मेंटेन करता है, अप टू 3 मंथ या 12 वीक, 3 महीने तक या 12 वीक तक। अब कौन मेंटेन करेगा, इसीलिए पूछा जाता है आपसे, एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अगर हम 3 महीने से पहले ओवरी को काट के रिमूव कर दें तो क्या आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। समझ आएगी नहीं, आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो आपका रिलीज कर रहा था क्या, हार्मोन्स, वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और जब हार्मोन रिलीज नहीं होगा यानी कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से घट जाएगा अगर आप ओवरी को कट करके निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि ओवरी में ही तो है कार्पस ल्यूटियम, और यही क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अचानक से लेवल घटेगा तो प्रेगनेंसी आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगी आपकी प्रेगनेंसी। ठीक, समझे लाला, इतने शांत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। कह रहे चिल्लाएं, चिल्लाओ, तुम लोग चिल्ला भी नहीं पाओगे। ये भी अजब मजाक करती हैं, ठीक है, कुछ लोग जैसे बुला के नहीं आते हैं वैसे ये भी है, कुछ लोग बुला लेंगे कि आइए, कहाँ बस करें। इसका दिमाग क्या नहीं है। चल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं, ठीक है। चल कह रहा है कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, और फीमेल प्राइमेट्स में क्या आता है आपका, मंकीज वगैरह हो, एप्स, ठीक है, एंड आपके क्या हो गए, ह्यूमंस बीइंग्स। इनमें जो साइकिल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बिगिन होती है, स्टार्ट होती है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी के बाद या एट प्यूबर्टी पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन जो होता है इज रिप्रेजेंटेड एट एन एवरेज इंटरवल, लगभग कितने दिन का होता है, 28 से 29 डे का होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो इवेंट्स ऑफ साइकिल्स हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल तक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट और ये क्या होता है, नेक्स्ट, इसके बीच का जो साइकिल का डे होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड, यानी कि ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल
चलो, मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में क्या होता है, एक ओवरी से आपका एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। यानी कि पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मान लो इस बार से क्या हो, इस लेफ्ट ओवरी से एक बार ओवल्यूशन है, फिर अगले महीने से राइट ओवरी से, फिर लेफ्ट फिर राइट। अगर मान लो किसी ऐसी फीमेल में दोनों ओवरी से एक साथ क्या हो जाए, ओवम क्या हो जाए, ओवल्यूट हो जाए, तो इस तरीके के फीमेल में क्या होगा, दो दो ओवम हो जाएंगे। और अगर दो दो ओवम से स्पर्म फर्टिलाइजेट कर जाए तो क्या होगा, आपको जाइगोट हो जाएगा, और ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होगा। समझ में आए? और उसको क्या होता है, अलग नाम देते हैं बाद में। ठीक है, चलो। और ये देख लो, ये आपका क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जो यूट्रस के अंदर साइकिल पाई जाती है वो ये है, जो ओवरी के अंदर साइकिल पाई जाती है वो ये है, और ये क्या है, आपका ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल है, और ये क्या है, आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल है। अगर तुम देख पा रहे हो तो देखो फॉलिकुलर, ये क्या है आपका फॉलिकुलर फेज है, और देखो फॉलिकुलर फेज में अगर तुम डायग्राम से देख पाओ तो LH का लेवल ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एफएसएच का ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज, और अचानक से फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन एनसीईआरटी में आपको क्या दिया है कि यानी गोनाडोट्रोपिन्स का जो लेवल होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज वो क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। और ये ओवल्यूटिव फेज आते आते क्या होता है, LH का पीक मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LH सर्च। और यहाँ पे देखो तो FSH का भी पीक मिलता है, तो FSH सर्च भी होता है, लेकिन LH सर्च जो होता है वो ओवर किसके होता है, FSH सर्च के। ठीक है, और फॉलिकुलर फेज में देख लो फॉलिकल्स का क्या होगा, डेवलपमेंट किस हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, FSH हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आपका क्या होगा, ये क्या होंगे, आपके फॉलिकल्स डेवलप होंगे, और इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। और ओवल्यूटरी फेज आते आते यानी कि मिड 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर 28 डेज का है तो आपका क्या हो जाएगा, ओवल्यूशन हो जाएगा सेकेंडरी oocytes का फ्रॉम मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन्स। समझ में आ गया, LH हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। अब क्या होता है, ओवल्यूशन हो गया सेकेंडरी oocyte का, उसके बाद जो बचा रिमेनिंग पार्ट रहता है किसका, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, रिग्रेशन, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेशन की ओर बढ़ रहा है, और एक पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आते आते क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है। और यहाँ पे भी देखो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लेवल क्या हो रहे हैं, LH और FS के घट रहे हैं, फिर अचानक से देखो LH और FS के, यानी कि नेक्स्ट साइकिल आने वाली है। समझ में आ गया, नेक्स्ट साइकिल आने वाली है, फिर धीरे धीरे क्या देखो LH का लेवल बढ़ रहा है, और FS का ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज। और ये ग्रेजुअली क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है आपका ब्लीडिंग फेज है, क्या है, ब्लीडिंग फेज। और ब्लीडिंग फेज के जैसे ही आपका क्या आता है, आपका फॉलिकुलर फेज, वैसे से धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के दौरान, जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो देखो आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, और ओवुलेटरी फेज तक मस्त आपका क्या होता है, पीक लेवल पे क्या होता है आपका। ठीक है, अब तब तक देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या था आपका, कम था, लेकिन जैसे ओवुलेटरी फेज के बाद ल्यूटियल फेज आया, देखो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ा देती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन अचानक से ल्यूटियल फेज में बढ़ जाता है, बढ़ता किसका है, एस्ट्रोजन का भी, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का हायर पीक होता है। देन फिर धीरे धीरे क्या होता है, इनका लेवल घटने लगता है। देखो घटने लगा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने लगा, और फिर एस्ट्रोजन का लेवल भी घटने लगा, लेकिन अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल आते ही जब फॉलिकुलर फेज आएगा फिर से क्या होता है, देखो आगे की ओर फिर से बढ़ने लगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे देखो ब्लीडिंग फेज तक एंडोमेट्रियम धीरे धीरे सेट ऑफ की ओर जा रहे हैं, फिर जैसे ब्लीडिंग फेज के बाद क्या आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, तो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम देखो थिकनेस बढ़ रही है, ये ब्लड वेसल्स हैं ना, और क्या है ब्लड वेसल यानी कि किसमें, आर्टरी और वेन कट, देखो इसमें आर्टरी ब्लड वेस्कुलर होती है, क्या है मोर वेस्कुलर मोर ग्लैंडुलर होती है, धीरे धीरे। और देखो एकदम ल्यूटियल फेज आते आते एकदम से थिकनेस क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है, बढ़े। फिर क्या होता है, अगर आपका क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये मेंटेन रहेगा, नहीं तो क्या होगा, सेट ऑफ की ओर फिर से चली जाएगी। और नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट
आपका साइकिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 28 से लेके 29 दिन के बाद। इस तरीके से डायग्राम में चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। आपको समझ में आया कौन सा क्या है, ये क्या है आपका, कौन से हार्मोन है, ये आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके ओवेरियन हार्मोन है, और ये क्या है आपका ओवेरियन साइकिल है, और ये कौन सा है आपका पिट्यूटरी हार्मोन्स है, और ये कौन सी साइकिल है आपके यूट्राइन साइकिल। समझ में आ रहे हैं, ऐसे डायग्राम बना के देगा, और लाइन अगर इसको हटा दिया इन सबको हटा दिया तो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हैं आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में, चल चल तो कह रहा है कि इच मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है आपका लगभग, ठीक। द मेजर इवेंट्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेजर इवेंट्स हैं वो आपको डायग्राम के द्वारा, फिगर के द्वारा क्या हुए हैं, दर्शा दिए गए हैं, आपको बता चुका है, ठीक है। कह रहा है साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि ब्लीडिंग फेज से क्या होती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज से आपकी साइकिल क्या होती है, स्टार्ट होती है व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है, रैप्चर जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं और इंडोमेट्रियम वही, ठीक। एंड इट लास्ट 3 to 5 दिन, और ये कितने दिन का होता है, लगभग 3 से 5। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इंडोमेट्रियम, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिजल्ट किसका है, इंडोमेट्रियम का जो ब्रेकडाउन होता है, जो लाइनिंग है यूट्रस की, और किसका, आपका ब्लड वेसल्स, जो कि क्या करता है, फॉर्म करता है लिक्विड, और ये लिक्विड क्या करता है, कम्स आउट, भेजाने के थ्रू क्या होता है, बाहर की ओर आता है। समझ में आया कि नहीं। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी कि मेंस्ट्रुएशन आपका तभी देखने को मिलेगा जब आपका रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, यानी कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आई उसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को तब मिलेगी जब आपका जो रिलीज्ड ओवम है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपका स्पर्म से फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। तो समझ में, लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन लैक यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं आया तो इसका मतलब ये होता है ना कहीं ये इंडिकेट करे, संकेत कर रही है किसको, प्रेगनेंसी को। ज़रूरी नहीं हो, मस्ट नहीं है, मतलब कि प्रेगनेंसी हो, हाँ इट कैन बी, समझ में, इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हाउएवर इट मे बी आल्सो बिकॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक आपका स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ, अगर आपको कोई स्ट्रेस है या आपका हेल्थ सही नहीं है तो उस केस में भी आपको हो सकता है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना, ठीक। लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है इसका कहीं ना कहीं किससे, प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, ठीक। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाई, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आता है आपका, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज आता है, जिसके दौरान क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होगा, ओवरी के अंदर ग्रो होगा और किस में चेंज हो जाएगा, बिकम मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स, और क्या करेगा, एंड अच्छा साइमल्टेनियसली द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस क्या होगी, फिर से रीजनरेट होगी, क्या होगी, फिर से, साथ ही साथ क्या होता है, प्रोलिफरेशन होगा किसका, आपका फॉलिकल्स का, सॉरी डेवलपमेंट होगा फॉलिकल्स का, साथ ही साथ क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा इंडोमेट्रियम का भी थ्रू प्रोलिफरेशन। दीज चेंजेस इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ये जो बदलाव देखने को मिलते हैं, एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, और किसके कारण होता है, ओवरी और आपके यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो चेंज इन लेवल ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, अब देखो यहाँ पे देखो दिया है जो सिक्रेशन है गोनाडोट्रोपिन्स का, कोष्टक में क्या दिया है, LH एंड FSS इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली फॉलिकुलर फेज में, और डायग्राम को देखो तो ऐसा नहीं, ठीक है, एंड स्टिमुलेट कर रहा है किसको, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोविंग फॉलिकल्स, यानी कि ये क्या कराता है आपका, जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल, ये क्या कराता है आपका
स्टिमुलेट फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और साथ ही साथ सिक्रीशन कराता है एस्ट्रोजन का जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो। एक एक करके आपको सभी चीज़ें पढ़ा दी हैं जो इसमें हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। दोनों जो आपके LH और FSH होते हैं अटेन कर लेते हैं अपने पीक को मिडल ऑफ द साइकिल, और ये क्या है लगभग 14 डेज। अगर आपका 28 डेज का क्या है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो अगर 29 डेज का है तो 15 दिन पे यानी कि 15वें दिन पे ये चीज़ होगी। ठीक, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, इसके बाद क्या होगा तेजी से सिक्रेशन होता है LH हार्मोन का जो मैक्सिमाइज द लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्च ओव्यूलेटरी फेज आ जाता है। इंड्यूस रैप्चर, आप ये क्या करता है ओव्यूलेटरी फेज में जो आपका LH लेवल बढ़ा हुआ है वो क्या करता है इंड्यूस करता है क्या ग्राफियन फॉलिकल्स को। इसके बाद क्या होगा रिलीज होगा आपके ओवम, यानी कि एक्चुअल में ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte का क्या होता है ओवल्यूशन होता है। द ओवल्यूशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज के बाद कौन सा फेज आता है आपका ल्यूटियल फेज, समझ में नहीं, फॉलोड बाय ल्यूटियल। ओव्यूलेटरी फेज के बाद कौन सा आपका फेज आता है आपका ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज में क्या होगा इस दौरान क्या होता है रिमेनिंग पार्ट जो होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का वो किस में चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। और कार्पस ल्यूटियम सिक्रिएट करती है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि क्या होता है आवश्यक होता है मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है ताकि आपका एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे और इम्प्लांटेशन हो पाए प्रेगनेंसी। ठीक है, सच एंडोमेट्रियम, इस तरीके की जो एंडोमेट्रियम होती है वो आवश्यक होती है नेसेसरी होती है किसके लिए इम्प्लांटेशन ऑफ द जो फर्टिलाइज्ड क्या है आपका ओवम है या जो ठीक है अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, और जो भी क्या है अदर इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के उनमें भी क्या होता है ये आवश्यक होता है कौन सा आपका मेंटेन एंडोमेट्रियम जो है वो। प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं आप द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, समझ में आएगी नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि अब कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। कब तक जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव रहेगी, उसके बाद पार्चुरेशन होने के बाद अप टू 6 मंथ तक जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमनूरिया, यानी कि इस दौरान मदर क्या होती है मिल्क प्रोडक्शन करती है जिसमें आपका कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका लेवल हाई रहता है जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है स्टॉप रहती है, समझ में आएगी नहीं। कह रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी डीजनरेट हो जाएगी। दिस कॉज इसके कारण क्या होगा डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम फिर से क्या हो जाएगी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन होगा मार्किंग द न्यू साइकिल, जो क्या करती है बताती है कि नई साइकिल क्या हुई आपकी स्टार्ट। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है कब तक 50 ईयर्स की एज तक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मीनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मीनोपॉज, यानी कि आपके कि कोई भी फीमेल है उसमें जो साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है बार बार तो वो ये बताता है कि क्या है आपका नॉर्मल क्या है रिप्रोडक्टिव फेज है आपका, और ये कब तक रहती है मेनार्की से लेकर मीनोपॉज। ठीक, आपका क्या है कुछ दिया है आपका किसके बारे में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में चीज़ें दी गई हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पढ़ लेना क्या है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप क्या करिए हाइजीन को मेंटेन करिए, सैनिटेशन करिए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। टेक बाथ, अच्छे से नहाइए, अपनी बॉडी को रेगुलरली क्लीन रखिए, सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करिए या जो होममेड आपके नैपकिन्स हैं जो साफ़ सुथरे नैपकिन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करिए। सैनिटरी पैड को आप मतलब जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट हो 4 से 5 घंटे में आप क्या करिए इसको बदलते रहिए। डिस्पोज करिए सैनिटरी नैपकिन को अच्छे से, आपको जो यूज आपका पेपर है उसमें रैपिंग करके और इधर उधर मत फेंक दीजिए। प्रॉपर डिस्पोजल आप करिए इसका, और साथ ही साथ डिस्पोजल होने के बाद आप क्या करिए हाथ को अच्छे से वॉश करिए सॉप वगैरह से। ठीक है, ये चीज़ क्या दिया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन में दिया है, समझा है कि नहीं।
ठीक, इतना सा आपका था। यहाँ पे आपका क्या ख़त्म हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ख़त्म हुआ। तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा क्या, आपका फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या पढ़ाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। कल आपको फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस दोनों आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।